टेक्टोनिक बताया है, अलग अलग प्लेटों का अपसरण, प्लेटों का अभिसरण में भी 3 कैटेगरी, कैसी संरचनाएं बन रही है। क्लियर है ना ये सब, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी को जोड़ के बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भूकंप से क्या समझते हैं, भूकंप के कारणों और परिणामों को स्पष्ट करते हुए विश्व में इसका वितरण दर्शाइए, उसी में बी दे देगा। ज्वालामुखी की प्रक्रिया को समझाते हुए ज्वालामुखी के विभिन्न प्रकार समझाइए, ज्वालामुखी से बनने वाली स्थलाकृतियाँ समझाइए, बता दीजिएगा। कोई मेरे ख्याल से प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। हाँ, तो इस बार नहीं पूछेगा, तो ज्वालामुखी जो है वो बता दीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। सुनामी स्पेशल बड़ा सवाल नहीं पूछेगा, केवल सुनामी पूछना होगा तो 2 नंबर में पूछेगा, नहीं तो उधर से जोड़ देगा। चट्टान से बड़ा सवाल पूछा जा सकता है। चट्टान का प्रकार आप लोग को बताए हैं। चट्टान डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और उसमें तमाम तरह की स्थलाकृतियाँ कैसे बनता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, ये सब आपको बता चुके हैं, वहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। फिर जो आपने विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ जल के द्वारा, सवाल यहाँ टेस्ट में हमने पूछा है, वो पूछा जा सकता है। पवन के द्वारा, जल में केवल नदी द्वारा भी 40 नंबर का पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अगर जलीय स्रोत से बनने वाली स्थलाकृतियाँ 40 नंबर का पूछा जाना है तो पूरा जलीय स्रोत पूछ देगा, तो उसमें थोड़ा सा आपको कम्पैक्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि केवल जल वाला अकेले 40 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो अब अगर जलीय स्रोत पूछेगा तो जल भी, नदी भी बताना है, हिमानी भी बताना है, भूमिगत जल भी बताना है, सागरीय तरंग, सब जल का पार्ट हो गया ना, तो थोड़ा थोड़ा कम्पैक्ट करना पड़ेगा, उन्हें कम लिखना पड़ेगा। सब बता दीजिए, एक एक लाइन में लिख दीजिए और डायग्राम बना दीजिए। अगर केवल नदी पूछा तो नदी से केवल सागरीय तरंग से 40 नहीं पूछेगा, केवल भूमिगत जल से भी 40 नहीं पूछेगा, बात समझ रहे हैं? तो इस टाइप से पूछेगा। पवन से पूछा जा सकता है बड़ा क्वेश्चन, पवन से बहुत तरह का निक्षेपणात्मक और अपर्दनात्मक बता ही चुके हैं आपको, ठीक। उसके बाद फिर अपक्षयन, अपर्दन, निक्षेपण, ये सबको मिला के बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अपक्षयन, निक्षेपण, अपक्षयन, अपर्दन और निक्षेपण से क्या समझते हैं, इन प्रक्रियाओं के दौरान निर्मित होने वाली विभिन्न स्थलाकृतियों को बताएं। तो इसमें फिर क्या आ जाएगा, फिर नदी अपर्दन भी आ जाएगा, फिर निक्षेपण में नदी निक्षेपण भी आ जाएगा, फिर सागरीय अपर्दन, तमाम तरह के आ जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा सबके बारे में लिख के आंसर कर देना है। समझ में आ रहा है? जहाँ पे केवल नदी पूछा गया वहाँ तो नदी के सभी आकृतियों को थोड़ा एलाबरेट करेंगे। केवल पूछा गया जलीय स्रोत, तो जलीय स्रोत में नदी के साथ साथ दूसरे भी बताएंगे, थोड़ा कम लिखेंगे, डायग्राम बना देंगे, पॉइंट के रूप में लिख देंगे। और अगर पूछ दिया कि अपक्षयन, अपर्दन और निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियाँ, तो पवन भी बताना पड़ेगा, नदी भी बताना पड़ेगा, सागरीय तरंग भी बताना पड़ेगा, सब बताना पड़ेगा। तो सब के लिए थोड़ा थोड़ा, एक एक दो लाइन लिख लिख के बढ़ते जाएंगे, उसका डायग्राम बनाते जाएंगे, हो जाएगा आंसर कंप्लीट। समझ में आ रहा है? तो ये स्ट्रैटेजी आपको अपनानी पड़ेगी। इसके बाद तो अभी देखिए जितना टॉपिक चल रहा है, हम सिलेबस वाइज टॉपिक बता रहे हैं, बड़े क्वेश्चन कहाँ कहाँ बन सकते हैं। और आपसे पूछा जा सकता है बड़ा क्वेश्चन में डेविस और पेंग का मृदा अपर्दन का चक्र। क्लियर? कोई परेशानी? इतना ही चीज़ आपको अभी तक हमने पढ़ाया है, इतना समय लग गया इन चीज़ों को पढ़ने में, ठीक। आज हम लोग क्लाइमेटोलॉजी शुरू करेंगे, तो आप हेडिंग दे दीजिए जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी। ठीक, सिलेबस बीच बीच में देखते रहा कीजिए ताकि आपको आइडिया मिल सके कि आप जो पढ़ रहे हैं कहाँ पहुँचे हैं, कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं, किन टॉपिक के बारे में आपकी क्या समझ विकसित हो रही है, ये सब आपको जानना जरूरी है। नहीं जानिएगा तो एग्ज़ाम में आंसर नहीं लिख पाइएगा। याद करके जाना बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, समझ के जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। समझ जितनी अच्छी होगी उतना बढ़िया आंसर लिख के आ पाइएगा। समझ जितनी कमज़ोर होगी, बहुत याद करने पे भी बहुत अच्छा आंसर नहीं लिख पाइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो बीच में हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी आपके सिलेबस का पार्ट है उसमें जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उन सब को तेज़ी से थोड़ा हम लोग ख़त्म करें, है ना। अभी तक तो टेम्परामेंट बन ही गया है कि किन चीज़ों को कैसे पढ़ना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए क्लाइमेटोलॉजी के बारे में हमें समझना क्या है।
क्लाइमेटोलॉजी में सबसे पहले हमको ये समझना है कि ये बहुत बड़ा सेगमेंट है क्लाइमेटोलॉजी। इसमें केवल शब्द क्लाइमेट होने से नहीं होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं। तो बेसिकली सबसे पहले समझना है क्लाइमेट है क्या, राइट। इसके साथ साथ जैसे ही क्लाइमेट समझिएगा, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक ही जैसा क्लाइमेट है या अलग अलग क्लाइमेट है? अलग अलग क्लाइमेट है। तो दुनिया में जब अलग अलग हिस्सों में जाइएगा तो जलवायु अलग अलग मिलेगा। इसी को बोलते हैं जलवायु का वर्गीकरण। तो जलवायु का वर्गीकरण करेंगे, या आप बोल सकते हैं जलवायु का जब वर्गीकरण करते हैं तो अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु के हिसाब से अलग अलग प्रदेश विकसित होते हैं। जैसे भारत को मानसूनी जलवायु प्रदेश कहा जा सकता है, चीन को चीन तुल्य जलवायु प्रदेश कहा जा सकता है, ऐसे किसी क्षेत्र को मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश कहा जा सकता है। भारत का जो पश्चिमी भाग है राजस्थान का, उस हिस्से के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश में है, राइट। तो हम दुनिया के अलग अलग जलवायु प्रदेश के बारे में जानेंगे और आपको जियोमॉर्फोलॉजी से ज़्यादा मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। थोड़ा सा केवल आप अटेंशन रखिएगा, मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जलवायु प्रदेश समझेंगे। अब दूसरी बात यहाँ से समझिए कि दुनिया के किसी भी क्षेत्र में अगर कहीं कोई जलवायु मिलती है ना, तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु के विकसित होने में वहाँ पे वर्षा और तापमान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लियर हो रही है बात? तो जलवायु के विकास में किसका इसका रोल है? तापमान और वर्षा का। इसी आधार पे हमने कहा कोपेन ने बांटा, यही जलवायु वर्गीकरण या जलवायु प्रदेश जो है, इसी को आप किसके हिसाब से पढ़ेंगे? कोपेन के हिसाब से पढ़ेंगे, थार्नथवेट के हिसाब से पढ़ेंगे, त्रिवार्था के हिसाब से पढ़ेंगे। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन इधर से तैयार हो जाएगा। दूसरा, किसी भी क्षेत्र में जलवायु जैसी होगी। अच्छा ये बताइए कि राजस्थान की वनस्पतियाँ बहुत घनी होती हैं या बहुत रेयर होती हैं? कारण जलवायु, माने तापमान और वर्षा का प्रभाव। जलवायु माने क्या? तापमान और वर्षा। जलवायु को प्रभावित करने वाले बहुत सारे तत्व हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तापमान और वर्षा, ठीक है। आगे देखेंगे इसको। तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु के हिसाब से ही वहाँ की वनस्पति का विकास होता है। और जब आप वनस्पति पढ़ते हैं तो फिर एक टॉपिक बन जाता है वनस्पति प्रदेश। तो अलग अलग जलवायु प्रदेश में वनस्पतियाँ अलग अलग मिलेंगी। इस आधार पर दुनिया को अलग अलग वनस्पति प्रदेश में विभाजित किया जा सकता है, ठीक। किसी क्षेत्र की जलवायु और वनस्पति जैसी होगी। ये बताइए किसी क्षेत्र की मृदा के निर्माण में, मृदा निर्माण आपको दिया हुआ है ना टॉपिक में, इधर दिया हुआ है, लेकिन मृदा निर्माण तब तक नहीं समझ पाएगा जब तक जलवायु को ना समझ पाए। किसी भी क्षेत्र के मृदा के निर्माण में केवल चट्टानों का योगदान होता है, अपक्षयन अपर्दन का योगदान होता है, या और भी चीज़ें हो सकती हैं? तो चट्टान तो एक कारण है। चट्टान के कारण कहीं की मृदा काली हो जाएगी, उसमें मान लीजिए कि ऐसा मटेरियल मिलेगा जो बसाल्ट लावा से बन के मिलेगा, अपक्षयन होगा तो काली मृदा बन जाएगी। अगर ग्रेनाइट वाला मिलेगा तो लाल मृदा हो जाएगी, इस टाइप का। लेकिन लैटेराइट मृदा का कहीं विकास हो गया तो लैटेराइट मृदा का विकास भी ग्रेनाइट और नीच चट्टानों के अपक्षयन से होता है, लेकिन वहाँ पे जलवायु का भी प्रभाव हो जाता है। कहीं कहीं की मृदा ज़्यादा उर्वर होती है और कहीं कहीं की मृदा कम उर्वर होती है। तो मृदा के कलर में, मृदा की संरचना में चट्टानों का रोल हो सकता है, लेकिन मृदा के उर्वरता में, मृदा के कुछ और खासियत में जलवायु का भी रोल होता है। जैसे किसी क्षेत्र की मृदा अगर ज़्यादा उर्वर है तो निश्चित रूप से क्या अनुमान लगाया जा सकता है? इसका मतलब वहाँ वनस्पति ज़्यादा रहा होगा। वनस्पति ज़्यादा होगा, वनस्पति उसमें जो मिलेगा उससे जो ह्यूमस बनेगा उसके कारण मृदा उर्वर हो सकती है। उर्वरता का दूसरा भी कारण है, जैसे जलोढ़ मृदा भी उर्वर है, वहाँ पे तमाम प्रकार के मिनरल्स का मिलना भी, लेकिन ह्यूमस भी तो रोल है। तो इसका मतलब कि मृदा के निर्माण में चट्टानों के साथ साथ जलवायु और वनस्पति का भी योगदान है। तो इस आधार पे हम मृदा का निर्माण देखेंगे, और यह इसी को अगर हम दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बांट दें तो उसी को क्या बोलेंगे? मृदा प्रदेश के नाम से जानेंगे। समझ में आ रही है बात? अब बताइए किसी क्षेत्र में जिस प्रकार की जलवायु मिलेगी, जिस प्रकार की वनस्पति मिलेगी और जिस प्रकार की मृदा मिलेगी, उस क्षेत्र के लोगों की आर्थिक गतिविधियों का संबंध उससे होगा कि नहीं होगा? किसी क्षेत्र में लोग कृषि ज़्यादा करते हैं तो कृषि करने तभी करेंगे ना भाई। अब बंजर जमीन मिलेगा तो कहाँ से करेगा कृषि? नहीं कर पाएगा। तो कृषि ज़्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब मृदा कृषि करने के लायक है। इसका मतलब किसी क्षेत्र में जो आर्थिक गतिविधियां जो प्राथमिक रूप से विकसित हुई हैं कृषि और पशुपालन के रूप में, उसका बहुत हद तक योगदान जलवायु, वनस्पति और मृदा से जाके जुड़ता है। तो इस आधार पे आप कृषि और पशुपालन की भी बात कर सकते हैं। उद्योगों की स्थापना में इसका रोल नहीं है, लेकिन कृषि में तो रोल है ना। कृषि में जलवायु का भी रोल है। अगर कृषि में जलवायु का रोल नहीं होता तो हम भारतीय जलवायु मानसून को कृषि के लिए जुआ नहीं बोलते। तो इसका मतलब कि कृषि क्षेत्र में अगर कृषि का विकास हुआ है या
जहाँ पे लोगों को अपनी आजीविका चलाने के लिए कृषि करना है, लेकिन कृषि करने के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ नहीं है, जलवायु नहीं है। जैसे जम्मू कश्मीर चले जाइए तो वहाँ की जलवायु कृषि करने लायक नहीं है, बर्फ की चादरों से ढका हुआ है। तो वहाँ के लोग को आजीविका तो चलाना है, तो क्या करेंगे? भेड़ पालेंगे, काम करेंगे ना भाई, पशुपालन करेंगे। कोई इलाका है, पहाड़ी इलाका है, पर्वतीय इलाका है, नॉर्थ ईस्ट का इलाका, वहाँ पे कृषि करने के लिए उपयुक्त दशा नहीं है, मवेशी पालन कर लेंगे। तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो कृषि और पशुपालन का काम किया जाता है, उसमें मृदा का भी रोल है, वहाँ की वनस्पति का भी रोल है और जलवायु का भी। तो इन सबको मिला के आप पूरी दुनिया में कृषि व पशुपालन प्रदेश का विकास भी देख सकते हैं। बात मेरी समझ में आ रही है? ये सब बात आंसर में लिख सकते हैं आप। और अगर भारत की बात कीजिएगा, जलवायु समझ जाइएगा, तो ये जो हम बात कर रहे हैं वैश्विक स्तर पे, ये किधर की बात कर रहे हैं? ये विश्व के संदर्भ में बात कर रहे हैं हम। अगर इसी को आप देखिएगा तो भारत की जलवायु में भी देख सकते हैं, भारत के सभी हिस्सों में एक जैसी जलवायु मिलती है, अलग अलग मिलती है। ओवरऑल तो मानसूनी है, लेकिन अलग अलग देश क्षेत्रों में सूक्ष्म स्तर पे जलवायु में परिवर्तन आ जाता है, माइक्रो लेवल पे। भारत के एकदम उत्तरी इलाके में जाइएगा, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में, तो वहाँ की जलवायु बिल्कुल डिफरेंट है। एक तो 0 डिग्री से बहुत दूर है, दूसरा पर्वतीय क्षेत्र में है, तो तापमान बहुत कम हो जाता है। वही आप साउथ इंडिया में जाइएगा, दक्षिणी भारत में, तो वहाँ पे आपको कभी ठंडा नहीं लगेगा सालों भर। अभी जहाँ भारत के उत्तरी भाग में ठंड का सबसे व्यापक प्रभाव दिखता है दिसंबर जनवरी में, वहीं मुंबई चले जाइए, वहीं आप चेन्नई चले जाइए, वहीं आप कर्नाटका चले जाइए, वहीं आप केरला चले जाइए, आपको ठंडा का एहसास भी नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब भारत के अलग अलग हिस्सों में जलवायु, तो भारत के जलवायु समझ जाएंगे। इसी बात को जब समझ जाएंगे तो भारत की क्या समझ जाएंगे? वनस्पति भी समझ जाएंगे। भारत के अलग अलग हिस्सों में जलवायु अलग अलग पाए जाने के कारण किसी भी क्षेत्र में वनस्पति के विकास में जलवायु का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके साथ मृदा का भी रोल होता है, लेकिन जलवायु ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो भारत के अलग अलग हिस्सों में जलवायु अलग है, तो वनस्पति भी कैसी मिलेगी? अलग मिलेगी। आप झारखंड में ही देख लीजिए, झारखंड में नेतरहाट की जलवायु इधर की जलवायु से या झारखंड के दूसरे हिस्सों की जलवायु से अलग है। नेतरहाट झारखंड का सबसे ठंडा स्थान, लोअर मैक्सिमम जो लोएस्ट टेम्परेचर कहाँ होता है? नेतरहाट में। तो नेतरहाट में आपको पाइन का पेड़ मिल जाएगा, झारखंड के दूसरे हिस्सों में नहीं मिलेगा पाइन। तो कारण क्या है? जलवायु वहाँ का, राइट। इसी तरीके से अगर झारखंड में जलवायु और वनस्पति समझ जाइएगा, भारत में, तो फिर भारत की मृदा समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। आपसे सवाल पूछा गया एग्जाम में कि भारत में ICAR के अनुसार मृदा के वर्गीकरण को समझाइए। आप में से कई लोगों ने 5 मृदा लिख दिया है, कुछ लोगों ने 6 मृदा लिख दिया है। ICAR भारत में 8 प्रकार की मृदाओं को वर्गीकृत करता है, तो उन 8 को जानना होगा और 8 मृदा की विशेषता जाननी होगी। वो सब आपको बता देंगे, इसमें दिया हुआ है आपके सिलेबस में ICAR का वर्गीकरण। उसके बाद फिर जब आप जान ही जाइएगा कि भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जलवायु, वनस्पति और मृदा है, तो भारत के किस हिस्से में किस प्रकार की कृषि की जाती है ये भी जान जाइएगा आप। तो भारत में देखिए, अभी जो आप इकोनॉमी में कृषि पढ़े हैं वो किस दृष्टिकोण से पढ़े हैं? वो आर्थिक दृष्टिकोण से पढ़े हैं, वो व्यापारिक दृष्टिकोण से पढ़े हैं, कमर्शियल पर्पस से पढ़े। उसमें ये नहीं पढ़ा आपने कि चावल की खेती के लिए, गेहूं की खेती के लिए कितना तापमान चाहिए, कितना वर्षा चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए, पढ़ा? कहीं नहीं पढ़ा। उसमें आपने क्या पढ़ा कि भारत में कृषि के क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक समस्या क्या है, भारत में किसानों को किन किन चुनौतियों से लड़ना पड़ रहा है, सरकार ने क्या प्रयास किया, कृषि के व्यापार को लेकर किस तरह की बाध्यताएं WTO में है, कृषि के व्यापार को लेकर देश में किस तरह का संकट है, कृषि के, ये सब क्या हो गया? आर्थिक इशूज हो गया। हम यहाँ पे भौगोलिक दृष्टिकोण से कृषि को समझेंगे, तो भारत का कृषि और पशुपालन भी आपको समझ में आ जाएगा। भारत में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे लोग पशुपालन का ही काम करते हैं। अब राजस्थान जाइएगा तो वहाँ कृषि के लिए संभावनाएं कम है, तो वहाँ जहाँ कृषि हो सकता है कृषि करेंगे, ऊँट पालेंगे, दूसरे कोई जीव जानवर पालेंगे। भारत के हिमाचल प्रदेश में जाइएगा, उत्तराखंड में जाइएगा, कृषि की संभावना कम है, वहाँ लोग भेड़ पालन करेंगे। और भारत के दूसरे हिस्सों में भी जहाँ कृषि का कार्य हो भी रहा है, वहाँ कृषि की उपलब्धता होने के कारण, जीव जंतुओं के खाने पीने के चारे की उपलब्धता के कारण सामान्य मवेशी पालेंगे। भाई गाय को चारा खिलाने की दिक्कत नहीं है, फिर उससे एक अलग तरह का उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट हो जाएगा पशुपालन के रूप में। पशुपालन से निकलने वाले दुग्ध के रूप में कोई दूसरा पशु पालेंगे तो उनके मांस के व्यापार के रूप में होगा कि नहीं होगा। इन्हीं सब चीज़ों को रिलेट करना है हम लोगों को, तो थोड़ा थोड़ा करके सब देखेंगे। शुरुआत कहाँ से करेंगे? जलवायु से। तो बेसिकली जो हमारा सिलेबस है क्लाइमेटोलॉजी का, वो इस डायमेंशन में होगा। मैंने इन चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोग पढ़ेंगे, छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आप इसको बना लीजिए चाहे तो। हमने स्ट्रक्चर कर दिया है
जो आप शायद नहीं कर पाइएगा, आप खुद से उठाइएगा तो इसमें देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है, जैसे मैं बताता हूँ। आप देखिएगा वायुमंडल का संगठन, संरचना, स्तरीकरण, एक किताब निकालिएगा साविंदर सिंह की, DR खुल्लर की, या महेश बड़वाल की, या माजिद किसी की, और वहाँ पे निकालिएगा टॉपिक वायुमंडल का संगठन और रट्टा मारिएगा। वायुमंडल में कौन कौन सा कॉम्पोजिशन होता है, उसका जो स्ट्रैटिफिकेशन है वो कैसा होता है, उसकी संरचना कैसी होती है। फिर उसके बाद दिया हुआ सूर्यातप, सूर्यातप निकालिएगा और रट्टा मारने लगेगा, सूर्यातप इंसोलेशन किसको कहते हैं। फिर लिखा हुआ प्रिस्मिका उष्मा बजट, सब आप रटने लगिएगा। तो हम लोगों को रटना बिल्कुल नहीं है, हम लोगों को समझना है ना। तो हम अभी आपको समझाते हैं थोड़ा थोड़ा करके एक एक चीज़, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इतना समझ लीजिएगा तो आगे फिर आपको बता रहा हूँ, जो भारत का भूगोल है ना, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सारा चीज़ तो यहाँ से जुड़ जाएगा। अब वनस्पति उधर पढ़ लीजिएगा, समझ जाएगा ना वनस्पति क्या है, कैसे विकास होता है। भारत में केवल जानना है कि एक मैप बना के कहाँ कहाँ कौन कौन वनस्पति पाया जा रहा है। वनस्पति के विकास की दशा तो हम लोग इधर ही पढ़ लेंगे। मिट्टी पढ़ ही लीजिएगा जब, तो भारत में जानना है कि कहाँ कहाँ कौन मिट्टी पाया जाता है, मिट्टी के विकास की दशा तो आप ऊपर ही पढ़ लीजिएगा। तो भाई अगर दुनिया के किसी भी देश में जलोढ़ मिट्टी बनेगी तो उसका एक ही कारण होगा, दुनिया के किसी भी देश में काली मिट्टी बनेगी तो उसका कॉमन कारण होगा कि वहाँ बसाल चट्टानों का अपक्षयन होगा। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में अगर लाल मिट्टी मिलेगी तो कॉमन कारण है कि ग्रेनाइट और नीच चट्टानों का अपक्षयन हुआ, चाहे भारत के लिए पढ़िए चाहे विश्व के लिए पढ़िए। बस अंतर क्या देखना होगा, भारत में जहाँ बसाल चट्टान है वहाँ किस प्रकार की एक्टिविटीज़ होती है, भारत में जहाँ पे लाल मृदा है वहाँ किस प्रकार की खेती होती है, यही अंतर पड़ जाएगा केवल, है ना। तो देखेंगे हम लोग। चलिए तो इसको आप बना लीजिए, इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। ये हो गया हम लोगों का स्ट्रक्चर जो हमको पढ़ना है। इसमें छोटी छोटी बातें सब अपने आप आ जाएंगी। हम जलवायु बोलते हैं तो जलवायु एक बहुत बड़ा टर्म है, केवल एक 4 लेटर का शब्द नहीं है जलवायु, इसमें बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। किसी क्षेत्र के जलवायु के निर्माण में बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, जिसमें तापमान और वर्षा सबसे महत्वपूर्ण है। भी देखेंगे वो सब हम लोग। बढ़ें आगे, मिटा दे इसको। देखिए अब यहाँ से समझिए मेरी बात, समझते चलिए, अपने आप टॉपिक आपका होता जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका टॉपिक कवर हो रहा है। किसी भी क्षेत्र के जलवायु के विकास में या किसी भी क्षेत्र में जब जलवायु हम कहते हैं तो जलवायु संबंधी घटनाएं पृथ्वी के किस हिस्से में होती है। पृथ्वी को हम कई पार्ट में बांटते हैं, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अगर 4 पार्ट में बांट दें तो जलवायु से संबंधित घटनाएं कहाँ पे घटित होती हैं, वायुमंडल। इसका मतलब जलवायु को समझने के लिए हमें वायुमंडल के बारे में थोड़ा बहुत जरूर समझना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। जैसे अगर हमने ये पढ़ा कि पृथ्वी पे मैग्मा का निर्माण कहाँ होता है, आंतरिक संरचना में, तो मैग्मा को समझने के लिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझना पड़ेगा ना। तो हमने पढ़ा ना पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, कैसे मैग्मा बन जाता है, अंदर जाने पे तापमान दबाव दोनों बढ़ रहा है, जहाँ पे तापमान प्रभावी होता है वहाँ पे पदार्थ पिघल जाता है, जहाँ दाब प्रभावी होता है वहाँ पे पदार्थ नहीं पिघल पाता। इसी आधार पर देखा कि अंदर जाते समय तापमान तो बढ़ता है लेकिन कोर में जाके मटेरियल कैसा है, सॉलिड है। क्यों? क्योंकि वहाँ दाब का प्रभाव ज़्यादा। ये सब पढ़ा। तो ठीक उसी तरीके से किसी भी क्षेत्र की जलवायु को समझना है या पृथ्वी पे अलग अलग हिस्सों में जलवायु को समझना है तो जलवायु से संबंधित घटनाएं वायुमंडल में होती हैं, तो वायुमंडल को समझना पड़ेगा। तभी वायुमंडल को समझ के ही हम जलवायु को समझ सकते हैं। लेकिन यहीं पर एक बात और ध्यान में रखना है कि हमारे वायुमंडल में जो परिवर्तन हो रहा है उन परिवर्तनों को जलवायु संबंधी परिवर्तन भी बोलते हैं और कई बार हम मौसम भी बोल देते हैं। हम बोलते हैं मौसम बदल गया, तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि मौसम और जलवायु में क्या फ़र्क है। क्या मौसम और जलवायु एक ही है या मौसम और जलवायु अलग अलग है। तो हम देखेंगे कि इसमें एक स्लाइड डिफरेंस है, थोड़ा सा अंतर है। किस आधार पर अंतर है? तो सबसे पहले हमको अपने वायुमंडल के बारे में समझना है। तो आप पहला हेडिंग दे दीजिए वायुमंडल, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिएगा तो वायुमंडल में 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल का संगठन और वायुमंडल का स्तरीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि वायुमंडल है क्या। तो वायुमंडल में 2 शब्द जुड़ा हुआ है, वायु प्लस मंडल। वायु मतलब एयर, अब एक शब्द आपको मिलता है विंड, पवन,
और एक शब्द मिलता है वायु, एयर। क्या अंतर है एयर और विंड में? जिसमें गति होता है। जब वायु गतिशील हो जाता है तो उसी को पवन बोलते हैं। तो वायु का गतिशील होना ही पवन है, इसमें गति आ गया। ठीक, वायु अगर गतिशील नहीं है तो भी उसको, इस कमरे में जो वायु है वो तो इधर उधर नहीं भाग रहा है, वो एक जगह स्थिर है, तो भी उसको वायु बोलेंगे। लेकिन जैसे ही ये हवा के रूप में बहने माने ये इसमें फ्लो आ जाएगा तो उसको हम पवन बोल देंगे। ठीक है ना। अब देखिए, तो एक तो है शब्द वायु और दूसरा है मंडल। मंडल का मतलब है आवरण, है ना। मतलब पृथ्वी के चारों ओर हवा का जो एक पैकेट है, एक आवरण है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। और ये जो वायु है हमारे चारों ओर, ये पृथ्वी से दूर चला जाता, लेकिन क्यों नहीं जा पाता है? क्योंकि वायु तो हल्की है, ये तो ऊपर की ओर उठ रहा है हमेशा। तो क्यों नहीं जाता? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि वायु का पैकेट जो है उसका अपना एक मास है, वायु जो है उसमें वजन है ना, है? तो वो क्या है, वो पृथ्वी बहुत हल्का है, लेकिन है तो हम जब बोलते हैं हल्का, इसका मतलब ये थोड़ी जो बोलते हैं कि उसमें वजन नहीं होगा। हल्का मतलब कम वजन वाला, यही ना मतलब हुआ। लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पृथ्वी की तरफ खींचा रहता है, राइट। तो इसीलिए वायुमंडल को पृथ्वी का पार्ट माना जाता है। तो जब पृथ्वी का आप हिस्सा करते हैं, जब आप पृथ्वी को बांटते हैं तो पृथ्वी को कितने पार्ट में बांटते हैं? एक बोलते हैं स्थल मंडल, पृथ्वी पे जो स्थलीय भाग है। दूसरा बोलते हैं जल मंडल, पृथ्वी पे जो जलीय भाग है। और तीसरा बोलते हैं, ये तीनों मिला के पृथ्वी का हिस्सा कहलाते हैं। तो वायु तो पृथ्वी पर नहीं है, पृथ्वी के चारों ओर है और पृथ्वी का पार्ट है। तो आप लिखिए, पहला लिखिए, पॉइंट लिखिए कि पृथ्वी के चारों ओर वायु या हवा के विस्तृत भंडार को, पृथ्वी के चारों ओर वायु या हवा के विस्तृत भंडार को वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है। तो अब दूसरा सवाल यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वायु क्या है, फिर बताइए किसको वायु कहेंगे? तो जिसको हम वायु कहते हैं उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं। वायु क्या है? वायु इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। तो आप लिख लीजिए कि वायु क्या है, फिर लिखिए वायु विभिन्न प्रकार की गैसों का, विभिन्न गैसों का समांगी मिश्रण ही वायु कहलाता है। गैसों का समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण से क्या तात्पर्य है? हाँ, कि अनुपात अलग अलग है। समांगी का मतलब क्या है? समांगी का मतलब है कि इसमें गैसों का जो अनुपात है वो एक जैसा होता है, वो बदलता नहीं है। मतलब इंडिया में रहिएगा तो भी नाइट्रोजन 78% और अमेरिका जाइएगा तो भी, ऐसा नहीं कि अमेरिका जाइएगा तो वहाँ नाइट्रोजन बोलेगा कि अब तो अमेरिका आ गए, अब तो हम 60% मिलेंगे तुमको, ऐसा तो नहीं होगा। वहाँ भी 78, राइट। दैट इज कॉल्ड समांगी मिश्रण। माने इसका जो कंपोजिशन, गैसेस का जो रेशियो है ना, वो नहीं बदलता, वो एक जैसा रहता है। ठीक है, चलिए तो आप लिख लीजिए विभिन्न गैसों का समांगी मिश्रण ही वायु कहलाता है। तो अगला सवाल है कि कौन से गैसेज है? तो बहुत तरह के गैस हैं, लेकिन इसमें जो प्रमुख गैस हैं उनके बारे में तो आपको जानना चाहिए। तो प्रमुख गैसेस कौन कौन से हैं? यही है कंपोजिशन, जो आपका लिखा है ना, वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ एयर। तो एयर में किन किन चीज़ों का कंपोजिशन है, तो यही आपको जानना है। तो कौन कौन सा कंपोजिशन है? तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन है? नाइट्रोजन। कितना है? लगभग 78%, 78 पॉइंट समथिंग है वो, लेकिन हम राउंड फिगर में लिखेंगे, इतना हमको एकदम पॉइंट में नहीं जानना है। दूसरा सबसे बड़ा गैस कौन सा है? ऑक्सीजन। कितना है? 21% है लगभग। ठीक, इसके बाद कौन सा है? ऑर्गन है, ये कितना है? 0.93% है। और कौन सा है चौथा बड़ा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड है। कितना है? 0. ये 4 मेजर कंपोजिशन वाले गैसेज है जिनका नाम आपको ध्यान में रखना है, सबसे ज़्यादा कंपोजिशन वाले। इन दोनों को मिला दीजिएगा तो ये अकेले 99% हो जाएंगे। यानी पृथ्वी पे लगभग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है, बाकी 1% में बहुत सारे गैस हैं। हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, तमाम तरह के गैसेस हैं। इसी में कुछ और गैस का नाम चाहें तो लिख लीजिए, ओजोन लिख लीजिए, हाइड्रोजन लिख लीजिए, है ना, हाइड्रोजन भी कि नहीं है, हीलियम भी है
है कि नहीं? बहुत सारे इनएक्टिव गैस हैं, नियॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, तमाम तरह के गैस हैं, इटसेट्रा कर दीजिए। ठीक है। इसके अलावा हमारे वायुमंडल में वाटर वेपर भी है, जलवाष्प भी है, तो जलवाष्प भी है, और धूल कण भी है, जलवाष्प भी है, और वायुमंडल के संगठन में क्या है? धूल कण भी है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? अब इसी में इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। ऑक्सीजन जो है ये जीवनदायी गैस है कि नहीं? कौन सी गैस है? अगर ऑक्सीजन ना हो तो जीवन असंभव हो जाएगा। इसीलिए हम लोग हमेशा पता लगाते रहते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी के माध्यम से कि क्या कोई और भी ऐसा पिंड है ब्रह्मांड में जहाँ ऑक्सीजन उपलब्ध है। तो पता चला मंगल पे है, तो हम लोगों ने कहा इसका मतलब मंगल पे रह सकते हैं, जीवन हो सकता है। तो एलन मस्क ने घोषणा भी कर दिया कि मंगल पे अगले 20 सालों में 10 सालों में कॉलोनी बना देंगे। जिसको जिसको पृथ्वी पे दिक्कत होगी, कंजस्टेड लगेगा, मंगल पे चलना, घूमते रहना खूब, नहीं एनीवे। तो इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट बात जाननी है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। देखिए ग्रीन हाउस गैस कई सारे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है ग्रीन हाउस गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस का काम करता है, वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस का काम करता है, कई सारे ग्रीन हाउस गैस हैं। लेकिन उसमें जो सबसे प्रोमिनेंट है, एक और गैस बीच में लिख लीजिएगा, मीथेन। ये भी एक बहुत प्रोमिनेंट, मीथेन CH4 है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, हरित गृह गैस, सुना है नाम? तो अब आप में से कौन बताएगा हरित गृह गैस क्या होता है? पढ़े तो जरूर होंगे पीटी में। क्या होता है ग्रीन हाउस गैस, बताइए। हाँ, हम ये पूछे, हम पूछ रहे ग्रीन हाउस गैस क्या है, उसको हरित गृह क्यों कहते हैं? अच्छा, वो केवल पृथ्वी के लिए एप्लीकेबल होगा। ऐसे गैसेस जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं, उसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, ग्रीन हाउस इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है। अभी बता देंगे आपको कैसे होता है। उसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। वो किसी भी ग्रह पे हो सकता है, हम पृथ्वी पे हैं तो पृथ्वी के संदर्भ में कह रहे हैं। तो ग्रीन हाउस गैस ऐसे गैसेस हैं जो हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करते हैं, हरित गृह प्रभाव। और हरित गृह प्रभाव क्या है? तो हरित गृह प्रभाव क्या है देखिए, आगे फिर आपको बताएंगे कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई भी पिंड है, पृथ्वी मान लीजिए, अर्थ है ना। तो यहाँ ऊपर में एक गैस का लेयर है, ये ग्रीन हाउस गैस है, कोई भी ग्रीन हाउस गैस है। तो ये क्या करता है? सूरज की आने वाली किरणों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता, बोलता है आओ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही ये किरणें यहाँ से लौटती हैं, वैसे क्या करता है? इसको कहता है कि पूरी तरह से नहीं जाने देंगे, थोड़ा सा चले जाओ, थोड़ा सा वापस चले आओ। समझ में आया? यानी ये पृथ्वी से जाने वाली किरणों को जो रिफ्लैक्ट होके जा रही हैं, उन किरणों को वापस पृथ्वी की तरफ परावर्तित कर देता है, रिफ्लैक्ट कर देता है। इस प्रकार की गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। और ये ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के वातावरण को बनाए रखने के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है। क्यों? अगर ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होंगे तो दिन के समय तो ऐसा होगा कि सूरज की किरणें आई और पृथ्वी से, और एक बात और जान लीजिए, आगे फिर रिलेट करेंगे कि हमें जो गर्मी का एहसास होता है वो सूरज की आने वाली किरणों से नहीं होता, राइट। सूरज से जो किरणें पृथ्वी पे आ रही हैं, उससे पृथ्वी के तापमान पे जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई 1.0001% भी फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क किससे पड़ता है? सूरज की आने वाली किरणें जब पृथ्वी से टकरा के वापस लौटती हैं तो उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, और जब उसका फॉर्म चेंज हो जाता है तो उसी से हीट का एहसास होता है। तो जो पृथ्वी रिलीज करती है एब्जॉर्ब करने के बाद, उसी से गर्मी का एहसास होता है हमको। अब सोचिए दिन के समय ऐसा होता है कि सूरज की किरणें एक तरफ आ रही है, एक तरफ पृथ्वी रिलीज कर रही है, तो चूंकि आ रहा है और जा रहा है, दोनों प्रक्रिया साथ साथ चल रही है, तो आपको गर्मी का एहसास होगा। लेकिन शाम होने के बाद, सूरज ढलने के बाद क्या होता, इस पर्टिकुलर हिस्से में, जिस हिस्से में सूरज की किरणें नहीं पड़ रही हैं, उस हिस्से में सारा रेज जो है वो केवल रिफ्लेक्ट हो रहा होता, आ तो नहीं रहा होता। धीरे धीरे करते करते इतना ठंडा हो जाता है कि -200 डिग्री सेल्सियस। तो जीवन संभव था? नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी पे जीवन के उत्पत्ति के लिए तो ऑक्सीजन जरूरी है, लेकिन जीवन को जरूरी जितना रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से तापमान उपलब्ध कराने में ग्रीन हाउस गैस की बड़ी भूमिका है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है। समझ में आया?
अब यहीं से आप रिलेट कीजिए अपना एनवायरमेंट इकोलॉजी में, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ रही है, अभी COP26 हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ रही है, इसको लेके पूरी दुनिया चिंता में है। तो क्यों चिंता में है? वो इसीलिए है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के पास एक कैपेसिटी होती है कि वो रिफ्लेक्ट करता है, तो जितना ज़्यादा होगा रिफ्लेक्शन रेट उतना ज़्यादा होगा और उससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाएगा। इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। पढ़ा है ना आपने, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग को ऐसे रिलेट करना है कि ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता के कारण रेट ऑफ रिफ्लेक्शन, सूरज के द्वारा वापस जाने वाला किरण पृथ्वी से जो वापस जा रहा है उसका रेट ऑफ रिफ्लेक्शन टुवार्ड्स अर्थ बढ़ जाता है, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ जाता है। इसी को हम भूमंडलीय ऊष्मन, वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सब हम लिखवाएंगे आपको बाद में, चिंता नहीं कीजिए। तो अभी आप क्या समझे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बहुत जरूरी है। क्यों? ताकि ये पृथ्वी पे तापमान संतुलन कर सके, तापमान संतुलन के लिए जरूरी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब मीथेन भी, CO2 तो है ही ग्रीन हाउस गैस, CH4 भी ग्रीन हाउस गैस है मीथेन। तो मीथेन की मात्रा CO2 की तुलना में बहुत कम है, लेकिन ध्यान रखिएगा मीथेन की इंटेंसिटी CO2 की तुलना में बहुत ज़्यादा है। माने जितना क्वांटिटी में CO2 हमारे पृथ्वी पे है, अगर उतना ही क्वांटिटी में CH4 हो जाए तो पृथ्वी का तापमान कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, लगभग 15 गुना बढ़ जाएगा। पृथ्वी पे जीना संभव नहीं। वैसे नेचर ने कितना बैलेंस तरीके से बनाया, CH4 एकदम लिमिटेड रखा है। और CH4 जैसे आपके कोयला जलाने पे CO2 निकलता, CH4 निकलता तो तबाह हो जाते हैं हम लोग, है ना। CH4 कैसे निकलता है? गाय जब जुगाली करती है, गाय चारा खाती है, पागुर करते रहती है, CH4 निकलता है। धान की जमीन से, दलदल भूमि से, इन सभी जगहों से CH4 का एमिशन होता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। तो CH4 जो है ये भी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन इसका क्वांटिटी बहुत कम है, इसीलिए ये प्रभावकारिता कम है। तो ज़्यादा प्रभाव कौन डाल रहा है पर्यावरण पे? लेकिन ज़्यादा कैपेसिटी किसके पास है प्रभाव डालने की? CH4 के पास। ये बात आपको ध्यान में रखना है, कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद हाइड्रोजन है, हीलियम है। ओजोन एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। क्यों? ओजोन गैस जो है, ओजोन गैस, ओजोन का केमिकल फॉर्म क्या होता है? O3। मतलब ऑक्सीजन जो नेसेंट ऑक्सीजन है, इसमें से ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स और 1 मॉलिक्यूल बन के ओजोन बना लेते हैं। अच्छा, हमारे वायुमंडल में, आपको ये सब आगे जाके जानना है, हमारे वायुमंडल में ओजोन बनने और ओजोन के समाप्त होने की प्रक्रिया चलती रहती है। कैसे चलती रहती है? तो आप जानते हैं O2 जो है, ये जब सूरज के प्रकाश के साथ रिएक्शन करता है तो ये नेसेंट ऑक्सीजन में बदल जाता है, ये ऐसे बदल जाता है। और O3 जो है ये भी बदल जाता है, ये भी किस में बदल जाता है? O2 + O में। तो एक तरफ ओजोन का समापन भी होता रहता है और दूसरी तरफ कोई O2 जो है O2 एंड O में बदल जाता है, और कोई जो O2 जो है वो O के साथ मिलकर O3 बना भी रहा होता है। तो ये चल रहा होता है, माने ओजोन बनता भी जाता है और समाप्त भी। तो अभी एक कॉन्सेप्ट है ओजोन डिप्लेशन, आपने सुना होगा, ओजोन क्षरण। ओजोन क्षरण, तो ओजोन क्षरण क्या है? तो कुछ ऐसे गैसेज हैं, आगे जाके पढ़िएगा आप एनवायरमेंट इकोलॉजी में, हम यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं केवल। कुछ ऐसे गैसेज है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को ओजोन डिप्लेशन के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस माना गया, राइट। तो वो क्या करता है कि वो जब वायुमंडल के ऊपरी लेयर में जाता है तो ये जो ओजोन के बनने और समाप्त होने की प्रक्रिया, इसको बाधित कर देता है। और जैसे ही बाधित करता है तो ओजोन जो टूटता है ना, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के किसी मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट होकर और दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जहां एक और ओजोन बनने की प्रक्रिया बाधित होती है, वहीं ओजोन टूटता तो नेसेंट ऑक्सीजन बनता, फिर इससे नया बनता, वो भी प्रक्रिया बाधित हो जाती है। तो नया ओजोन बन भी नहीं पाता और पुराना ओजोन टूट भी नहीं पाता, माने नेसेंट ऑक्सीजन में। तो इस तरह से ओजोन की मात्रा क्या हो रही है? लगातार घट रही है। तो उसी को हम ओजोन डिप्लेशन कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ये सब एनवायरमेंट इकोलॉजी में देखेंगे। तो ज्योग्राफी पढ़िएगा, क्लाइमेटोलॉजी, तो बहुत सारा एनवायरमेंट का आपको चीज़ इसमें से। एनवायरमेंटल साइंस कहाँ दिया हुआ है आपका? पेपर 5 में, लेकिन बहुत सारा चीज़ ज्योग्राफी से जाके जुड़ेगा। इतनी बात मेरी समझ में आ रही है सबको? कोई परेशानी नहीं है? चलिए, तो आप ये बात लिख लीजिए। ओजोन के बारे में एक बात जान लीजिए, ओजोन बहुत जरूरी गैस है। क्यों? क्योंकि सूरज से जो किरणें हमारे पास आ रही हैं, सूरज से जो किरणें आ रही हैं, रे जो आ रहा है सूरज से, उसके कई माने उसका स्पेक्ट्रम होता है। उसके स्पेक्ट्रम में एक रे होता है जिसको अल्ट्रा वायलेट रे बोलते हैं, ठीक। और ये अल्ट्रा वायलेट रे जो है ये बहुत खतरनाक है। अल्ट्रा वायलेट रे अगर हमारे त्वचा पे डायरेक्ट पड़ेगा तो हमको स्किन कैंसर हो सकता है, हमारे आँख पे पड़ेगा
तो आँख की बीमारी हो सकती है, रतौंधी हो सकता है, या दूसरी आँख की बीमारियाँ हो सकती है। किसी पशु पक्षी पे पड़ेगा तो उनको त्वचा संबंधी बीमारी हो सकती है। साथ ही साथ चूँकि इनका पेनिट्रेशन कैपेसिटी ज़्यादा होता है तो हमारे टिश्यूज़ को अंदर, जो शरीर के अंदर टिश्यूज़ है उनको भी प्रभावित कर सकता है, और उसके माध्यम से शारीरिक जो अंग है उनको भी नुकसान हो सकता है। तो उससे क्या होगा, व्यक्ति का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। पेड़ पौधों के ऊपर जब पड़ता है तो पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बाधित हो जाती है, जिसके कारण पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया बाधित होगी तो फूड क्राइसिस का प्रॉब्लम, संकट आपको देखना पड़ेगा। इसलिए हम लोग कोशिश क्या कर रहे हैं कि ओजोन की मात्रा कम न हो, ओजोन का डिप्लेशन न हो, ओजोन पर्याप्त मात्रा में रहे। क्यों? क्योंकि ओजोन जो है ये अल्ट्रा वायलेट रेज को पृथ्वी पे आने से रोकता है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, वो पृथ्वी पे आने ही नहीं देता या बहुत कम मात्रा में आने देता है। अगर ओजोन पूरी तरह से समाप्त हो गया तो भी पृथ्वी पे जीवन समाप्त हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की कमी से भी जीवन समाप्त हो सकता है, ओजोन की कमी से भी जीवन, अच्छा ओजोन ऑक्सीजन बनाने के लिए भी जरूरी है, क्योंकि जब टूटता है तो ऑक्सीजन में भी कन्वर्ट होता है, राइट। और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की मात्रा बढ़ जाएगी तो जीवन खतरे में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से इन सारी बातों को समझना है। इसके अलावा हीलियम, ये सब बहुत हल्की गैस है, हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब हल्का गैस है, ये वायुमंडल की ऊपरी परत में ही पाया जाता है, तो उसका स्ट्रक्चर आपको बता देंगे। इसके बाद देखिए जो जलवाष्प है और धूल कण है ना, तो गैस तो जलवाष्प को बोलेंगे, धूल कण को तो गैस नहीं बोलेंगे। तो जलवाष्प जो है ये भी एक गैस है, जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस है। क्यों? तो जलवाष्प में भी सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। इसीलिए देखते हैं कहीं समुद्र के किनारे जाइएगा, अगर गर्मी के दिनों में तो वाष्पीकरण की दर अधिक हो रही है तो आपको बहुत उमस जैसा लगेगा, बारिश होगी तब रिलैक्स होगा। गर्मी के दिनों में कभी कभी आपको शुष्कता लगती है, ड्राइनेस लगता है, और कभी कभी बहुत शरीर पे लगता है चिपचिपा हो गया है, उमस जैसा लगता है। तो उस उमस का कारण क्या है कि हमारे वायुमंडल में जलवाष्प ज़्यादा हो गया है, और वो जलवाष्प जो है, और उससे तापमान भी बढ़ता है, फिर आपको गर्मी भी खूब लगती है कि नहीं लगती है? आपको लगता है पानी की टंकी में घुसे रहें, निकले ही नहीं उसमें से, कोई बर्फ़ वरफ भी ला के डाल देता, राइट। तो ये जो जलवाष्प जो है ये भी एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है, तो इसको भी बढ़ने से रोकना है। और दूसरा जलवाष्प जो गैस है, जलवाष्प भी गैस है, और ये जो है ये अस्थायी गैस है। लेकिन ये सब जो गैस है, ये कैसे गैस हैं? ये सब अस्थायी गैस है, स्टेबल हैं, इनकी मात्रा में परिवर्तन जनरली नहीं आता। लेकिन जलवाष्प कहीं कभी ज़्यादा हो जाएगा, इसी जगह पे जलवाष्प हो सकता है किसी समय खूब ज़्यादा हो। अभी ठंडे के मौसम में जलवाष्प कम होगा, गर्मी के मौसम में ज़्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये पूरी बात आप बना लीजिए। यही हो गया कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का संगठन जो दिया हुआ है वो हमने आपको पढ़ा दिया। समझ में आया? अब यहाँ से निकालिएगा तो 100-150 शब्द आराम से लिख सकते हैं। केवल वायुमंडल का संगठन 600 शब्द में कभी नहीं पूछेगा 40 नंबर का, जब भी पूछेगा तो जोड़ के पूछेगा। लिख लीजिए वायुमंडल का संगठन, और ये सारी बात लिख लीजिए। बहुत मुश्किल लग रहा है? लिखिए। अच्छा, ये जो आप पढ़ रहे हैं ये कौन सी क्लास का टॉपिक है? हाँ, ये 6th क्लास का टॉपिक है। 6ठी क्लास के NCERT में आपको ये सब मिल जाएगा। उसमें जो सोशल साइंस की किताब होती है उसमें आपको मिलेगा, 6ठी 7वीं माने उसी आसपास मिल जाएगा आपको। लेकिन हमको क्या करना, उसमें केवल इतना अमाउंट दिया रहेगा, इतना बात तो नहीं होगा ना उसमें कि ये कैसे प्रभावित करेगा, इससे ग्लोबल वार्मिंग कैसे होगा, ओजोन डिप्लेशन से क्या होगा, कैसे ओजोन टूट रहा है, ये सब बात तो नहीं होगा। तो आपके आंसर की कलाकारी यही होगी कि बातें 6ठी क्लास की हैं, आपने उसको अप्लाइड तरीके से कुछ चीज़ों को जोड़ के बता दिया तो आपको नंबर मिल जाएगा। नहीं, लिख लीजिए, अगर हो गया हो तो बताइए जल्दी हमको। हो गया, ठीक, राइट। अब देखिए एक पॉइंट लिख लीजिए। देखिए हम जब पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, तो गैस पृथ्वी के अंदर थोड़ी जो रहेगा, गैसेस कहाँ है? सब बाहर है। तो आप जानते हैं पृथ्वी पे 99% गैसेस, टोटल जितना गैस है उसका लगभग 99% 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। 32 किलोमीटर के दायरे में ही, पृथ्वी के 32 किलोमीटर के ऊंचाई के दायरे तक में ही 99% गैसेस आपको उपलब्ध मिलेंगे। और इसके बाद जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम होता है, राइट। तो ऊपर बहुत हल्की फुल्की गैसें जो बहुत कम मात्रा में वही मिलेंगी। तो पृथ्वी के ज़्यादा ऊंचाई पे जाने पे गैसों का घनत्व, जैसे जैसे पृथ्वी के सरफेस की ओर आइएगा ऊंचाई से, वैसे वैसे गैसों का डेंसिटी क्या होगा?
बढ़ेगा, और जैसे जैसे नीचे से ऊपर की ओर जाएगा वैसे वैसे डेंसिटी ऑफ गैसेस कम होगा। तो ज़्यादातर गैसेस 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिल जाते हैं। उसके बाद तो लिख लीजिए कि 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक लगभग 99% गैसें पाई जाती हैं, जबकि इससे ऊपर मात्र 1% गैसों का संकेंद्रण होता है। बत्तीस किलोमीटर की ऊंचाई तक लगभग 99% गैसें पाई जाती हैं तथा इससे ऊपर माने 32 किलोमीटर से ऊपर मात्र 1% गैसों का संकेंद्रण होता है। हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब जो जलवाष्प और धूलकण हम लोगों ने देखा, तो पृथ्वी से ऊंचाई पे जैसे जैसे हाइड्रोजन, हीलियम या कई सारी गैसेज जो हैं वो बहुत ऊपर तक जा सकती हैं, लेकिन ये जो जलवाष्प है चूंकि इसमें जल की मात्रा है ना, तो बाकी गैसों की तुलना में भारी होगा कि हल्का होगा? बाकी की तुलना में तो भारी होगा, तो ज़्यादा ऊंचाई तक जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो 90% धूलकण और जलवाष्प 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिल जाते हैं। तो आप लिख लीजिए कि 90% जलवाष्प और धूलकण 90% जलवाष्प और धूलकण 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? इसका मतलब 10% उसके ऊपर पाया जाएगा। 10 किलोमीटर में ही 90% जलवाष्प और धूलकण उपस्थित रहते हैं। ठीक, जैसे जैसे ज़्यादा ऊंचाई पे जाइएगा जलवाष्प की मात्रा कम होगी। लिख लीजिए, ऊंचाई बढ़ने के साथ गैसों के घनत्व व जलवाष्प की मात्रा में कमी आती जाती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ गैसों के घनत्व और जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक बात और समझिए, धूलकण की जो बात कर रहे हैं, जैसे आप अभी आगे पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि पृथ्वी पे जो सूरज की किरणें पड़ती हैं तो उसका प्रभाव अलग अलग होता है। पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में सूरज की किरणों का प्रभाव अलग अलग होता है। ये बात आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जैसे अभी हम लोग के यहाँ ठंडा का मौसम क्यों आ गया? सूरज तो भैया आसमान में पहले भी दिखाई पड़ रहा था, अभी भी दिखाई पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सूरज की किरणें अभी तिरछी पड़ रही हैं। पहले क्या था? पहले ऐसा था कि पृथ्वी का बीच पार्ट है, हम इस लाइन पे हैं 23.5 डिग्री पे, रांची यहाँ है मान लेते हैं। तो पहले सूरज की किरणें जून के समय सीधा यहाँ से चमक रही थी। अब सूरज जो है वो इधर शिफ्ट हो गया। सूरज शिफ्ट नहीं हुआ है, सूरज अपनी ही जगह पे है। माने पुराने ज़माने पे ऐसा लोगों का मानना था, माने एक सिद्धांत आया अर्थ सेंट्रिक थ्योरी प्रिंसिपल, कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और जितने सूरज और चांद और तमाम जो चीज़ें हैं वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रही हैं। ऐसा क्यों लोगों ने सोचा? क्योंकि देखा कि सूरज उधर निकलता इधर चला जाता है, चांद उधर निकला इधर गया, तो लोगों को लगा कि सूरज और चांद और बाकी चीज़ें जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रही हैं। पहली बार आर्यभट्ट ने, न्यूटन ने नहीं और बाकी लोगों ने नहीं, आर्यभट्ट ने एक लॉजिकल थ्योरी रखी। क्या रखी? बरामीर ने भी पहले बताया, आर्यभट्ट ने लॉजिकल थ्योरी रखी। आर्यभट्ट ने कहा कि जब हम कहीं सफ़र कर रहे होते हैं किसी चीज़ से, नाव से, क्योंकि उसमें हम बाइक और ड्यूक बाइक तो था नहीं ना, उस समय तो दूसरे साधन होंगे, जानवरों पे बैठ के या जो भी है, तो कहा कि हमको ऐसा दिखाई पड़ता है कि पेड़ पौधे पीछे जा रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि पेड़ पौधे वही हैं, बल्कि हम आगे की ओर जा रहे हैं। तो कहा कि ठीक यही थ्योरी लागू होती है, हमको लग रहा है कि वो उधर उधर जा रहा है, वो वहीं है। अच्छा, उसने चांद को भी नहीं छोड़ा, उसने तो कह दिया कि सूरज और चांद इस माने फिक्स्ड हैं, हम उसके चारों ओर घूम रहे हैं, राइट। लेकिन कुछ बात तो सही कहा। उसके बहुत सालों के बाद, 1000 सालों के बाद फिर जो वेस्टर्न फिलोसफर्स आए या वेस्टर्न जो थिंकर्स आए, उन्होंने उसके 1000 सालों के बाद ये सब बात बताया। ठीक, एनीवे, तो यहाँ पे क्या समझना है कि पृथ्वी के सूरज के चारों ओर घूमने के कारण
और पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। इन दो प्रभावों के कारण इसका प्रभाव कैसे पड़ता है आगे हम लोग देखेंगे, अभी बस इतनी बात समझ लीजिए। क्या होता है, सूरज की किरणें, सूरज कभी यहाँ रहता है कभी यहाँ आ जाता है, मतलब सूरज की किरणें जो है शिफ्ट होती रहती हैं। तो अभी जो है बेसिकली दिसंबर के महीने में सूरज की सीधी किरणें इधर पड़ रही होंगी इस एरिया में, और यहाँ कैसी पड़ रही हैं, तिरछी। तो स्वाभाविक है कि सीधी किरणें सूरज की पड़ रही थी तो ज़्यादा एनर्जी मिल रही होगी, लॉस ऑफ एनर्जी कम हो रहा होगा, कम दूरी तय करना पड़ रहा होगा तो गर्मी का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। लेकिन वही जब तिरछी किरणें सूरज की पड़ रही हैं, दूरी भी लंबा तय करना पड़ा, जितना दूर तक चलेगा उतना एनर्जी का लॉस भी हो जाएगा, तो सूरज की कम किरणें प्राप्त हो रही हैं हम लोगों को, इसीलिए इस समय तापमान कम हो गया। बात समझ में आ रही है? तो आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर ये तापमान में वेरिएशन आ रहा है वो क्यों आ रहा है, तो ये सब आगे रिलेट होगा। अभी आप बस इतनी बात समझ लीजिए, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, तो यहाँ से पहले हम समझने की कोशिश करते हैं, हम वायुमंडल के बारे में एक दो बात और आपको बता देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो वायुमंडल का संगठन समझ गया ना, कॉम्पोजिशन, कि कौन कौन सा गैस कैसे कैसे पाया जा रहा है। अब ये जो गैसें हैं ना, ये गैस की संरचना है, माने ये सारे गैस एक जगह एक साथ नहीं पाए जाते, तो गैस अपने वजन के हिसाब से उनका संकेंद्रण अलग अलग लेयर में ज़्यादा और कम की मात्रा में होता है, राइट। तो आप लिख लीजिए गैसों की संरचना, गैसों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ गैसेस, गैसों की संरचना। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी जो है, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी से जब अब ऊपर जाइएगा तो मैंने कहा कि 32 किलोमीटर तक ज़्यादा गैस पाया जाएगा, 99%, उसके ऊपर कम गैस पाया जाएगा। तो लगभग 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक का क्षेत्र जो है इसको सममंडल कहते हैं। सममंडल मतलब यहाँ पे किसी एक गैस का संकेंद्रण ऐसा नहीं है, यहाँ पे सब गैस लगभग पाए जाते हैं, सारे गैस थोड़ा बहुत मात्रा में, कोई ज़्यादा नाइट्रोजन ज़्यादा, ऑक्सीजन, जिसका कंपोजिशन में अनुपात ज़्यादा होगा ज़्यादा पाया जाएगा, तो सब गैस लगभग पाए जाते हैं। इसके ऊपर जाइएगा 90 किलोमीटर से ऊपर, तो वजन के हिसाब से गैसों का अलग अलग लेयर मिलता जाता है। तो सममंडल से ऊपर जाइएगा तो नाइट्रोजन की परत मिलेगी, तो आपको फिर क्या मिलेगा, नाइट्रोजन ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, हीलियम भी है, सब है। इसके ऊपर जाइएगा तो फिर आपको ऑक्सीजन की परत मिलेगी, माने ऑक्सीजन गैस ज़्यादा मिलेगा क्योंकि वो उससे हल्की है। इससे ऊपर जाइएगा तो फिर हीलियम आपको ज़्यादा मिलेगा, हीलियम और हल्की है। और इसके ऊपर जाइएगा तो हाइड्रोजन आपको ज़्यादा मिलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो ऐसे स्ट्रक्चर है गैस का, लेयर्स है आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये गैसों का स्ट्रक्चर हो गया, लिख लीजिए, इसको बना लीजिए। ठीक है, तो इस क्षेत्र को जब सममंडल बोल रहे हैं तो इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ क्या बोलेंगे, विषम मंडल। और जानते हैं ऐसे गैसों का कहाँ तक पाया जाता है, कितनी दूर तक, लगभग 1000 किलोमीटर तक थोड़े बहुत गैस पाए जाते हैं। 1000 किलोमीटर के ऊपर जाने पर गैस वैस नहीं पाया जाता, वो रेयर एटमॉस्फेयर हो जाता है। मतलब वहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हो वैक्यूम क्रिएट हो गया, कुछ भी नहीं है। ठीक, ठीक है, हो गया, इतनी बात समझ में आई।
यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए अब मिटा दें इसको। क्या ये कुछ नहीं है, ये टॉपिक है गैसों की संरचना। ठीक है, मिटा दें इसको। चलिए देखिए, अब आप वायुमंडल को देखेंगे तो जब हम ऊंचाई की ओर जाते हैं, नीचे से ऊपर की ओर, मान लीजिए कि ये पूरा वायुमंडल है ना, ये एक जगह हमने बना लिया, ये जो है अर्थ है, ये पृथ्वी है। ठीक, तो इससे जब ऊंचाई की ओर जाइएगा तो वायुमंडल हमारा अलग अलग लेयर्स में बटा हुआ है। और अलग अलग लेयर्स में क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि अलग एक सर्टेन दूरी तक जाने के बाद वायुमंडल में अलग प्रकार की विशेषता मिलती है, फिर उसके बाद एक सर्टेन दूरी तक जाने के बाद फिर अलग प्रकार की विशेषता मिलती है। तो इसलिए हमने कहा कि वायुमंडल के कई लेयर्स हैं। जैसे पृथ्वी के अंदर लेयर देखा था ना हम लोगों ने, पृथ्वी की आंतरिक परतें, क्रस्ट, मेंटल कोर, फिर क्रस्ट को भी बांटा था, है ना, ऊपरी, अंदरूनी, फिर हमने मेंटल को भी। तो किस आधार पे बांटा था? विशेषताओं के आधार पे। तो ठीक इसी तरीके से पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है उनमें भी एक सर्टेन दूरी तक जाने के बाद विशेषताएं बदलने लगती हैं, तो उसको अलग अलग नाम से जानते हैं, नामकरण कर दिया वैज्ञानिकों ने। तो देखिए, पृथ्वी पे जो पृथ्वी के सबसे निचले हिस्से में, मतलब पृथ्वी के साथ लगा हुआ जो हिस्सा है, यहाँ पे 8 किलोमीटर से लेके 18 किलोमीटर तक की दूरी। अब 8 से 18 क्यों है? तो पोलर रीजन में, ध्रुवीय क्षेत्रों में कम ऊंचाई तक और इक्वेटर के क्षेत्र में अधिक ऊंचाई तक एक खास प्रकार की विशेषता पाई जाती है। इसी के कारण इस लेयर का नाम अलग कर दिया गया, एक खास नाम रखा गया, जिसको क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। आप में से कई लोगों ने सुना ही है, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। तो पृथ्वी पे ध्रुवों की तरफ 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा की तरफ 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई के लेयर को क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। क्लियर हो गया? ठीक इसी तरीके से यहां से जब आप जाइएगा तो लगभग 50-80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई के क्षेत्र को एक दूसरे नाम से जानते हैं, क्या बताइए? समताप मंडल, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। ठीक, इसके बाद फिर यहां से लेके लगभग ये 50 किलोमीटर ही है, 80 किलोमीटर तक, है ना, 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई के क्षेत्र को हम तीसरे नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं कोई? मध्य मंडल, इसको कहते हैं मध्य मंडल, मीजोस्फीयर। राइट, फिर यहां से लगभग 640 किलोमीटर तक की ऊंचाई के क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? आयन मंडल के नाम से जानते हैं। इसको कहते हैं आयन मंडल, आयनोस्फीयर। इसको थर्मोस्फीयर भी बोलते हैं। और यहां से और ऊंचाई पे अगर आप जाएंगे तो आयन मंडल के बाद वाले लेयर को बहिर्मंडल या बाह्य मंडल के नाम से जानते हैं। बाह्य मंडल, इसको क्या बोलेंगे? एक्सोस्फीयर। तो लिख लीजिए, एक्सोस्फीयर। ठीक है, लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक, माने धीरे धीरे ऊपर जाने पे बहुत रेयर हो जाता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 10,000 किलोमीटर तक। और इसके ऊपर के हिस्से को ही हम बोलते हैं स्पेस, अंतरिक्ष।
ठीक, ये बात समझ गए। अब क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली लेयर को क्षोभ सीमा कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा। सुना है नाम? ट्रोपोपॉज। दिखाई पड़ रहा है ये वाला कलर कि ज़्यादा डार्क हो गया? चलिए दूसरे कलर से लिख देते हैं, ग्रीन से लिख दें, चलेगा? रेड से लिख दें? चलिए, आपकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए क्षोभ सीमा ट्रोपोपॉज। वैसे ही इसको क्या बोलेंगे? अब अपने से नाम बताइए। इसको समताप सीमा कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे? मीजोपॉज, मध्य सीमा। और इसको क्या बोलेंगे? आयनोपॉज, आयन सीमा। और उसको एक्सोपॉज बोलते हैं। ऐसे करके नाम दे दीजिए। ये क्या हो गया? वायुमंडल का स्तरीकरण, वायुमंडल का लेयर, परत। हाँ, क्या हुआ? 10,000 हो गया ये। अब देखिए, इसी की खासियत आपको जाननी है, तो आप सबसे पहले ये समझिए, देखिए पृथ्वी पे मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती हैं, बादल का बनना, बारिश का होना, बिजली का चमकना, हवाओं का चलना, मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब कहाँ होती हैं? यहाँ होती हैं। तो मौसम संबंधी सभी घटनाएं यहाँ होती हैं। चाहे वो बादल बन रहा हो, चाहे बारिश हो रहा हो, चाहे बिजली चमक रहा हो, जैसे सिंबॉलिकली बना दे रहे हैं। सब घटनाएं कहाँ हो रही हैं? क्षोभ मंडल में। यही कारण है कि जो हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं वो क्षोभ मंडल में नहीं उड़ाए जाते, वो समताप मंडल में या क्षोभ मंडल के बिल्कुल निचले, माने एकदम ऊपरी भाग में, या फिर समताप मंडल में उसको ले जाके उड़ाया जाता है। ठीक, तो इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? वायुयान, जेट विमान, इन सब के लिए। इसीलिए आप में से जिन लोगों को हवाई जहाज में बैठने का अनुभव प्राप्त होगा है, हवाई जहाज जैसा लग रहा है ना? थोड़ा बहुत मिसाइल जैसा लग रहा है। तो हवाई जहाज पे जब आप जाएंगे तो आपको कुछ देर चलने के बाद बादल नीचे दिखाई पड़ेंगे, ठीक है? और आप जहाँ होंगे उसके ऊपर पूरा ब्लू ब्लू आकाश दिखाई पड़ेगा। आकाश ब्लू ही होता है, जानते हैं, माने ब्लू दिखाई पड़ता है, होता तो ब्लैक। जैसे आप अंतरिक्ष में जाइएगा तो आकाश ब्लैक दिखाई पड़ेगा, लेकिन यहाँ से देखिएगा तो ब्लू दिखाई पड़ेगा। तो एनीवे, तो बादल आपको नीचे दिखाई पड़ेंगे क्योंकि इस सीमा से ऊपर हवाई जहाज उड़ाया जाता है। क्यों? ताकि किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो, कोई बाधा उत्पन्न ना हो। बिजली चमक रही है, बारिश तेज हो रही है, हवा तेज चल रही, तो हवाई जहाज में डिस्टर्बेंस आ सकता है, इसलिए उसको ऊपर ले जाकर उड़ाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ में आ गया? मध्य मंडल बीच में है, इसीलिए इसको मध्य मंडल बोलते हैं। ये जो आयन मंडल है, यहाँ पे विद्युत आवेशित कण होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। और विद्युत आवेशित कण पाए जाने के कारण, विद्युत आवेशित कण की दो खासियत यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। विद्युत आवेशित कण जहाँ पाए जाते हैं वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, जिसके कारण वहाँ हीट जनरेट होता है। तो पहला क्या होगा? यहाँ पे हीट जनरेट होता है। दूसरा,
आप यहाँ से कोई एक खास फ्रीक्वेंसी पे, जैसे रेडियो जो संचारण होता है, तो रेडियो संचारण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल रेडियो प्रसारण के लिए किया जाता है। एक खास माने फ्रीक्वेंसी पे एक तरंग को यहाँ से छोड़ा जाता है, वो यहाँ जाता है और टकरा के वापस यहाँ से एक खास फ्रीक्वेंसी पे तरंग छोड़ा गया, ये यहाँ टकराता है और वापस फिर इधर ही आ जाता है। और आपका रेडियो का जो रिसीवर है उस फ्रीक्वेंसी पे जब होता है 97.2, कौन सा है, बिग एफएम, तो अब तो बहुत सारा सैटेलाइट से होने लगा, लेकिन आज भी विविध भारती, आज भी आकाशवाणी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है और उसी फ्रीक्वेंसी पे वो कैच कर लेता है, तो जो प्रोग्राम ट्रांसमिट किया गया था वही प्रोग्राम पकड़ता है। आपने कभी सोचा है कि आखिर रेडियो में जो घुमाने वाला होता है वो दूसरी जगह पे क्यों नहीं पकड़ता है या दूसरा चैनल क्यों पकड़ता है? क्योंकि उसको अलग फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट किया जाता है और उसका ऐसे छोड़ दिया जाता है, माने एक रे के माध्यम से, और वो जाके टकरा के, और फिर ये लोगों को पता चला तभी तो रेडियो शुरू हुआ होगा, नहीं तो कैसे शुरू होता, राइट। और ये सबसे बाहरी हिस्सा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बाह्यमंडल। तो ये तो इसकी विशेषता जान गए, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक दूसरी बात समझिए, हम जैसे जैसे बातचीत नहीं, इधर ध्यान दीजिए, हम जो बात बता रहे बहुत इंपॉर्टेंट बात है और आप जान जाइएगा तो अपने आप इन सब चीज़ों के बारे में लिख लीजिएगा। अभी आपको जितनी बात बताए हैं इसके बारे में 150-200 शब्द आराम से लिखा जा सकता है, और पीछे जो बताए थे उसके बारे में 150-200 शब्द आराम से लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो फायदा होगा। देखिए, जैसे जैसे आप पृथ्वी से ऊंचाई पे जाइएगा वैसे वैसे तापमान कम होता जाएगा। क्यों? इसका कारण यह है कि हमने आपसे कहा, दो बात समझिए, सूरज की आने वाली किरणों से तापमान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो तापमान पे किससे प्रभाव पड़ता है, पृथ्वी एब्जॉर्ब करके जो रिलीज करती है उससे तापमान प्रभावित होता है। अब जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एक तो ऊपर जाने पे गैसें हल्की मिलेंगी, दूसरा ऊपर जाने पे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, जिससे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यहाँ तो गैस बहुत ज़्यादा कंडेंस होता है, एक जगह होता है, ऊपर जाने पे फैलने लगता है। तो जो गैसें फैल गई वो सूरज की वापस लौट रही किरणों को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएंगी, कम कर पाएंगी। तो जितना ऊपर जाइएगा उतना कम गैस का संकेंद्रण मिलेगा और वो कम एब्जॉर्ब कर पाएगा, इसीलिए तापमान क्या हो गया, ऊपर जाने पे कम हो गया। इसीलिए आप यहाँ से जब ऊपर जाइएगा तो क्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आ जाती है। समझ में आया? अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं। रांची में बहुत सारे ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग है, टैगोर हिल है, पहाड़ी मंदिर है। आप नीचे टेम्परेचर मीजर करके जाइए, टेम्परेचर मीजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट से, और ठीक तुरंत ऊपर पहाड़ी मंदिर पे जाइए, या किसी को बोलिए तुम पहाड़ी मंदिर के ऊपर रहो और उसको एक दे दीजिए थर्मामीटर, और दोनों मीजर कीजिए, तो वहाँ पे आपको टेम्परेचर कम मिलेगा और यहाँ ज़्यादा मिलेगा। बात समझ में आ गई? ये सामान्य बात है। किसी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाइए, बहुत है ना, यह है ना लालपुर चौक में, और एक ठो को सबसे ऊपर खड़ा कर दीजिए और एक नीचे खड़ा रहिए, दोनों जगह टेम्परेचर चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो इन जनरल आप जान लीजिए क्या, कि 165 मीटर ऊंचाई में जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। कोई परेशानी नहीं है इसमें। चलिए यहीं पे एक बात और जोड़ लीजिए, ये जो समताप मंडल है, समताप मंडल, इस समताप मंडल का ये वाला जो हिस्सा है 18 से 20 किलोमीटर के बीच का, इस हिस्सा में ओजोन गैसों का संकेंद्रण ज़्यादा होता है। क्या होता है? ओजोन गैस का संकेंद्रण ज़्यादा होता है। यहाँ पे ओजोन गैस ज़्यादा होने के कारण इसको ओजोन मंडल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ओजोनोस्फीयर भी कहते हैं। तो 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई का क्षेत्र ओजोन गैस की अधिकता के कारण ओजोन मंडल कहलाता है। एक बात समझ में आ गया? अब हमने जब आपसे कहा, लिख लीजिए, इतनी बात लिख लीजिए, ये सब बना लिए ना, तो ओजोन मंडल वहाँ पे जोड़ दीजिए आप। अब यहाँ पे समझिए एक बात मेरी, हमने आपसे कहा कि पृथ्वी की ऊंचाई में जाने पे, अब यहाँ से ऊंचे जाइएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा, तो तापमान क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। फिर बोलिएगा क्यों नहीं हुआ, आप तो नियम अभी कुछ और बता रहे थे, फिजिक्स फेल। तो ऐसा नहीं, यहाँ से यहाँ पे जाइएगा तो जनरली तापमान बढ़ता हुआ मिलेगा। इसका कारण क्या है वो समझ लीजिए। इस क्षेत्र में ओजोन लेयर के अधिकता के कारण सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब करता है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, जिसके कारण इस क्षेत्र का तापमान
बढ़ जाता है। तो यहाँ तक तेजी से बढ़ेगा, लेकिन यहाँ धीरे धीरे बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इसीलिए समताप मंडल में जाने पे तापमान में वृद्धि होती दिखाई पड़ती है। लेकिन फिर मध्य मंडल में कुछ नहीं है, तो इन जनरल नियमतः मध्य मंडल में तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मध्य मंडल में तापमान जो है वो कम हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि तापमान यहाँ पे तेजी से बढ़ता है, किस लेयर में, यहाँ पे तेजी से बढ़ता है, और यहाँ पे तापमान में एक समान रहता है, मतलब ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है ना, तो ज़्यादा, क्योंकि इसका इसीलिए नाम समताप मंडल है, क्योंकि तापमान एक जैसा रहता है। यहाँ पे क्यों तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ओजोन की अधिकता के कारण। फिर वापस क्या हुआ, यहाँ पे तापमान एक जैसा हो गया, क्यों, होना चाहिए था ठंडा, लेकिन ओजोन का भी थोड़ा बहुत प्रभाव था, तो इसलिए क्या हो गया, बैलेंस हो गया। फिर मध्य मंडल में पहुंचे तो तापमान कम हो गया, क्योंकि नियमता क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन फिर इस मंडल में जाइएगा तो तापमान बढ़ता हुआ मिलेगा, क्यों, तो अभी आपको हमने बताया कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, विद्युत आवेशित कण होते हैं, जो आपस में इंटरेक्शन करते हैं और हीट जनरेट करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से तापमान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और फिर यहाँ पे भी कुछ भी ऐसा प्रभाव नहीं है, तो नियमतः यहाँ तापमान कम होना चाहिए, तो कम है। समझ में आ गया। तो आपको क्या पैटर्न दिखा, आपको पैटर्न दिखा कि पृथ्वी की ऊंचाई में जाने पर टेम्परेचर पहले बढ़ रहा है, पहले घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर थोड़ा देर तक स्टेबल कर दीजिए, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है और फिर घट रहा है। तो याद नहीं करना है ज़्यादा, केवल एक याद रखना है कि क्षोभ मंडल में कम होता है, तो उसके बाद वाले मंडल में बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है। ये तो ऐसा पैटर्न ही बन गया कि याद करने की भी ज़रूरत नहीं है ना। घटने से शुरू होगा और घटने पे ख़त्म होगा। हर लेयर में इस तरीके से वेरिएशन आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आयन मंडल है ना, तो आयन मंडल का इस्तेमाल रेडियो तरंग के लिए किया जाता है। तो रेडियो तरंगों की जो इनका जो तरंग होता है, तरंग दैर्ध्य, वो अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मध्यम भी हो सकता है। इस आधार पे अगर देखिएगा तो आयन मंडल को 4 लेयर में बांट देते हैं। आयन मंडल जो पूरा है ना, इसको 4 लेयर में बांट देते हैं, और इन लेयर का नाम है डी, ई, एफ, जी। ये आयन मंडल की परत लिख लीजिए, आयन मंडल की परतें। तरंग दैर्ध्य समझते हैं, आवृत्ति समझते हैं, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। अच्छा, जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा वेवलेंथ, और एक वर्ड हमने कहा फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। तो वेवलेंथ अधिक होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वेवलेंथ कम होगा तो फ्रीक्वेंसी। कैसे जानिएगा ये बात, हम फिजिक्स तो पढ़ाते नहीं हैं ना, आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जब कोई तरंगे एक जगह से दूसरी जगह पास करती हैं तो वो कुछ इस फॉर्म में जाती हैं, राइट, ये इनका पैटर्न होता है। तो ये जो ऐसे ऐसे मुड़ रहा है ना, इसी को आवृत्ति बोलते हैं। अब ए है और ये मान लीजिए बी है, अब इसका भी बनाते हैं। तो इतना दूरी तक जाने के दौरान ये कितनी बार देख रहे हैं, तो किसकी, ये हो गया आवृत्ति, तो किसका आवृत्ति अधिक हुआ, ए वाले का, और बी का आवृत्ति क्या हो गया, कम हो गया। और इसके बीच की जो दूरी है इसी को वेवलेंथ बोलते हैं। तो इसमें वेवलेंथ क्या हो गया, तो इसका मतलब जिसमें आवृत्ति अधिक है उसमें वेवलेंथ कम हो जाएगा, और जिसमें आवृत्ति कम है, कम बार ये हुआ है, उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो अब समझ लीजिए कि ये जो है ना, ये वाला सबसे नीचे वाला लेयर, मतलब लेयर ऐसे बनता है, सबसे नीचे डी लेयर, फिर ई, फिर एफ, फिर जी। ये किस में बोल रहे हैं हम लोग, आयन मंडल में।
तो आयन मंडल का जो डी लेयर है ना, ये डी लेयर हो गया, ई लेयर हो गया, एफ लेयर हो गया, ये जी लेयर हो गया। तो ये जो है ये दीर्घ तरंग दैर्ध्य होता है इसमें। इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? अधिक होता है। इसमें जाइएगा तो लघु व मध्यम तरंग दैर्ध्य होता है, और इसमें भी लघु व मध्यम होता है, लघु व मध्यम। और जी लेयर जो है इसमें लघु तरंग दैर्ध्य भी पाया जाता है, मध्यम भी पाया जाता है और दीर्घ भी पाया जाता है। तो अब आप बताइए कि यहाँ जो फ्रीक्वेंसी होगी, आवृत्ति, यहाँ से ज़्यादा आवृत्ति वाला रिफ्लेक्ट होगा या कम आवृत्ति वाला? तो तरंग दैर्ध्य अधिक है तो आवृत्ति क्या हो जाएगा? अभी बताया ना, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब कि निम्न आवृत्ति के रेडियो प्रसारण यहाँ से किए जाते हैं, निम्न आवृत्ति के रेडियो प्रसारण। अच्छा, हमारे आकाश में एक घटना घटती है, वो आगे आगे आपको मिलेगा, जिसको ऑरोरा बोरियोलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सुना है नाम? तो ये ऑरोरा की घटनाएं यहाँ होती हैं। ऑरोरा फिनोमिना, दो प्रकार की घटना है। ऑरोरा बोरियालिस, ये किधर होता है? उत्तरी ध्रुव की तरफ। और ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस। कैसे याद रखिएगा? ऑस्ट्रेलिया साउथ में, उससे रिलेट कर लीजिए, तो साउथ में होता है, दूसरा वाला अपने उत्तरी ध्रुव की तरफ हो जाएगा। ठीक है। ऑरोरा लाइट्स जो हैं, ऑरोरा प्रकाश की घटनाएं होती हैं, आगे जाके आएगा, आप जान जाइएगा। अभी आप रिलेट कर लीजिए, अभी तुम लोग आयन मंडल पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया? तो वायुमंडल की संरचना भी पता चल गई, वायुमंडल का स्तरीकरण भी पता चल गया। ठीक, कोई कंफ्यूजन इसमें? अब इतनी बात लिखने के लिए आएगा तो नहीं लिख लीजिएगा, सब लिखवाना पड़ेगा। कितने लोगों को लगता है कि लिखवा देते सर तो कितना मजा आता? हाँ, हम नोट्स दे देंगे लिखा हुआ, आपका काम आसान रहेगा, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। टेंशन ही तो नहीं लेना है ज़्यादा, वही सबसे ज़्यादा लेते हैं आप, टेंशन। चाय लीजिए, पानी पीजिए, बहुत लेना है तो दुकान से गिफ्ट ले लीजिए, टेंशन मत लीजिए। हाँ, क्या हो गया? क्या हो गया? आगे बढ़े थोड़ा। अब देखिए, ये तो वायुमंडल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, एक टॉपिक आपका खत्म हो गया, पता चला? ये नहीं लिखे हैं? ऑरोरा बोरियालिस, ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिटा सकते हैं ना? हो गया है ना? नहीं हुआ है अभी? देखिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जलवायु विज्ञान। और इसमें हमने क्या कहा कि चूंकि जलवायु संबंधी घटनाएं वायुमंडल से जुड़ी हैं, इसलिए वायुमंडल को समझ लेना है। वायुमंडल समझ में आ गया सबको? कोई परेशानी नहीं है। बाद में कभी भी बोलेंगे आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, तो फिर से नहीं ना बोलिएगा सर समझाइए क्या है। क्लियर हो गया है? दूसरा वर्ड क्या समझना था हम लोगों को? मौसम। और तीसरा वर्ड क्या समझना है? जलवायु। तो मौसम क्या है? तो जो वायुमंडल आपने पढ़ा अभी, जितना भी पढ़ा वायुमंडल के बारे में, तो वायुमंडल स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील है, इसमें लगातार बदलाव होता रहता है कि नहीं? तो वायुमंडल में होने वाले बदलाव को ही मौसम कहते हैं। वायुमंडल में होने वाला परिवर्तन ही क्या है?
मौसम है, और वायुमंडल में होने वाला परिवर्तन ही जलवायु भी है। तो फिर बोलिएगा सर अंतर क्या हुआ दोनों में? तो वायुमंडल में होने वाला परिवर्तन मौसम तब कहलाता है जब ये परिवर्तन जल्दी में हो जाता है, हड़बड़ी रहती है, इसको जल्दी से बदल जाओ। जैसे आप लोग भी बदल जाते हैं जल्दी से, नहीं? दोस्त कई बार कहता होगा कि अच्छा बस एक ही दिन में नेचर दिख गया गिरगिट जैसा रंग। हाँ, कई बार जल्दी से आदमी बदल जाता है, कई बार आदमी को बदलने में समय लगता है। आदमी जो है वो आदमी के बारे में कहते हैं कि आदमी मौसम से भी जल्दी बदल जाता है। वैसे पृथ्वी पे सबसे जल्दी बदलाव वाले जो कारक है उसमें मौसम को माना जाता है कि मौसम जो है वो पल भर में चेंज हो सकता है। अभी धूप दिख रहा था, अभी तुरंत बारिश होने लगेगा, हो सकता है ना ऐसा। लेकिन कहा जाता है कि आदमी उससे जल्दी बदल जाता है आजकल के ज़माने में। एनीवे, तो वायुमंडल में होने वाला ऐसा परिवर्तन जो कम समय में होता हो और इसका सीमित क्षेत्र में प्रभाव होता है, ये ज़्यादा दूर तक नहीं होता है, सीमित क्षेत्र में प्रभाव, उसी को क्या बोलेंगे? मौसम। तो आपको मौसम की परिभाषा लिखनी होगी तो क्या लिखिएगा? वायुमंडल में होने वाला ऐसा परिवर्तन जो कम समय में होता है तथा जिसका प्रभाव सीमित क्षेत्र तक होता है, उसे ही मौसम कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है? तो फिर जलवायु क्या है? तो वायुमंडल में होने वाला परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जो अधिक समय में होता है और जिसका प्रभाव विस्तृत क्षेत्र में होता है, बड़े क्षेत्र में प्रभाव होता है। ठीक, इसीलिए आप इन जनरल लोगों से जब बातचीत करते हैं तो कभी किसी को नहीं बोलते होंगे कि जलवायु बदल गया। आप क्या बोलते हैं? मौसम चेंज हो रहा है, ठंडा से गर्मी आ रहा है, गर्मी से ठंड आ रहा है। अभी बारिश हो रही थी, बारिश रुक गया, बोलते हैं मौसम कैसा है तुम्हारे यहाँ? किसी को फ़ोन करके आज तक पूछा है जलवायु कैसा है तुम्हारे यहाँ बताओ? नहीं, हमेशा क्या पूछा है आपने? मौसम पूछा है। ठीक, और आप देखिए मौसम के बारे में हो सकता है रातू रोड की तरफ का मौसम अलग हो और इधर लालपुर का अलग हो। कई बार आपको दिखता होगा कि रातू रोड से आ रहे बारिश नहीं हो रहा है, कचहरी पार करने के बाद ताबड़तोड़ बारिश अचानक हुआ है ना ऐसा। तो इसका प्रभाव सीमित क्षेत्र में होता है। जलवायु एक बहुत बड़ी फिनोमिना है। जनरली 25 से 30 सालों में जब किसी क्षेत्र के वायुमंडल में कोई विशेष प्रकार का बदलाव आता है तब हम कहते हैं जलवायु परिवर्तन हो रहा है। मौसमी परिवर्तन के कारण आज तक दुनिया में कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ या उस पर कोई चिंता जाहिर नहीं की गई। क्यों? क्योंकि ये तो डेली होने वाला चीज़ है। अभी कुछ और है, सुबह कुछ और हो जाएगा, शाम में कुछ और हो जाएगा, तो कितना कॉन्फ्रेंस कीजिएगा, और इससे कोई ज़्यादा प्रभाव भी नहीं पड़ता। लेकिन जलवायु एक स्टेबल फिनोमिना है, बहुत लंबे समय में बदलता है। उसमें होने वाला छोटा बदलाव भी हमारी पूरी मानव जाति को प्रभावित करता है, इसलिए उस पर होने वाले बदलावों को लेकर चिंता जाहिर की जाती है। जब इसमें नकारात्मक बदलाव होने लगते हैं तो देखिए कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो जाते हैं। क्लियर है? तब आती है ग्रेटा थनबर्ग, नहीं पर्यावरणविद। एनीवे, तो ये बात समझ में आ गई। तो मौसम और जलवायु का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरी बात समझिए, किसी भी बातचीत में इधर ध्यान दीजिए, किसी भी क्षेत्र में, दुनिया के किसी भी हिस्से में या पूरी पृथ्वी के लिए जलवायु को प्रभावित करने वाले, तो हमको मौसम को प्रभावित करने वाली चीज़ों को पढ़ना है कि जलवायु को प्रभावित करने वाली चीज़? मौसम से ज़्यादा लेना देना नहीं है हमारा टॉपिक क्या है? जलवायु। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कई सारे कारक हैं। प्रभावित करने वाले कारक, तो जलवायु को प्रभावित करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको एक कोड में बदल सकते हैं आप। ये कॉमन कोड है लैंडफॉर्म्स, ये बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है। और एक शब्द और जोड़ दीजिएगा, टी लैंडफॉर्म्स। तो L4 लैटिट्यूड, A4 एल्टीट्यूड, N4 नियरनेस फ्रॉम सी। हालांकि मौसम को भी यही प्रभावित करता है, जलवायु को भी यही करता है, लेकिन चूंकि हमको जलवायु पढ़ना है इसलिए हम उसी कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। D4 डायरेक्शन ऑफ विंड, F4 फॉरेस्ट से भी होता है कि नहीं प्रभाव? जहाँ पे वन ज़्यादा होते हैं वहाँ वाष्पोत्सर्जन के कारण बारिश भी ज़्यादा होती है, जानते हैं आप। O4 ओशियन करंट,
R for रेनफॉल, अभी बारिश हो जाए, देखिए मौसम एकदम ठंडा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। M for माउंटेन, सब बता देंगे आपको कि कैसे प्रभावित कर रहा है। और S for सॉइल, और T for टेम्परेचर। कोई चीज नहीं दिख रहा है तो बता दीजिए। तो L फॉर लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? अक्षांश। हिंदी में लिखना हो तो लिखते चल सकते हैं। एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई, है ना, समुद्र से निकटता, वायु की या पवन की दिशा। पवन तो कोई नहीं है यहाँ, नहीं आता है, दिशा उसकी चेंज हो गई है। ओशियन करेंट, महासागरीय जलधारा। रेनफॉल मतलब वर्षा, है ना। माउंटेन मतलब पर्वत। सॉइल मतलब मृदा। टेम्परेचर मतलब तापमान, लिख लीजिए। ये सारे जलवायु को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं, इन सभी से जलवायु पे प्रभाव पड़ता है। तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो जलवायु का विकास हुआ है, उनके पीछे ये सारे संयुक्त रूप से, सम्मिलित रूप से योगदान करते हैं। क्लियर हो गया? इसमें से किसी एक को चुनना हो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो तापमान। तापमान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप लिख सकते हैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण। जलवायु को या मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? तापमान। अच्छा, इसमें से कई कारक एक दूसरे को भी प्रभावित करते हैं। समझ में आया? नहीं? जैसे ऊंचाई तापमान को प्रभावित कर देता है, तापमान बारिश को प्रभावित कर देता है, बारिश के कारण फॉरेस्ट पे प्रभाव पड़ता है। लेकिन ओवरऑल अगर जलवायु पे प्रभाव देखें तो तापमान का सर्वाधिक है, और इन सब का भी है। और इन सब का कैसे, आपको थोड़ा थोड़ा हम आपको आइडिया दे देते हैं कि कैसे है। तो देखिए, तापमान छोड़ देते, तापमान तो हमको डिटेल में पढ़ना है। लैटिट्यूड की बात करते हैं। अभी आपको बताया लैटिट्यूड के बारे में, ये सब लैटिट्यूड है। सूरज अभी यहाँ पे है, सूरज की किरणें हमारे यहाँ तिरछे पड़ रही हैं, यहाँ पे सीधी पड़ रही हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? सीधी किरण। तो स्वाभाविक रूप से यहाँ क्या है? ठंडा है। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया जाइए, अभी कोई जैकेट नहीं पहनिएगा और ढूंढना शुरू कीजिएगा किधर पानी की टंकी है, डूबें जल्दी से, गर्मी लगेगी वहाँ पे। क्लियर हो गया? तो एक हो गया ये। दूसरा ऊंचाई। आप खुद सोचिए, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई पे जाते हैं, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के नीचे भाग में रहते हैं तो अलग तरह का टेम्परेचर। आप कह सकते हैं कि हिमालय तरफ तो वैसे भी ठंडा। आप साउथ चले जाइए, छोड़िए, साउथ में जाइए और कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु के क्षेत्रों में ऐसे घूमिए तो आपको गर्मी लगेगा। लेकिन वहीं आप ऊटी चले जाइए, ऊटी जो नीलगिरी पर्वत पे है, ऊंचाई पे चढ़ गए, सेम लैटिट्यूड है, ऊंचाई पे चढ़ गए, आपको ठंडा लगने लगेगा। ऊंचाई प्रभावित करता है। झारखंड में ही नेतरहाट चले जाइए, आपको खूब ठंडा लगेगा। अभी नेतरहाट में मई जून के महीने में भी रात में चादर लेके सोना पड़ता है, राइट? तो ऊंचाई से प्रभाव पड़ा। समुद्र से निकटता, अभी देखिए यहाँ है, ठंड लग रहा है, मुंबई चले जाइए, पुरी चले जाइए, चेन्नई चले जाइए, समुद्र से नज़दीक होने के कारण उन क्षेत्रों पे गर्मी है। क्लियर हो रहा है? अभी मैं मुंबई गया तो एक स्वेटर लेके गए, जबकि मुझे पता था कि वहाँ ठंडी, लेकिन यहाँ से जाते समय भी तो चाहिए। लेकिन यहाँ से कुछ लोग जो मैंने देखा कि मुंबई गए हैं, है ना, वो होटल से घूमने निकले, वो स्वेटर लेके गए घूमने, तो उनको आइडिया नहीं था, भाई पहली बार मुंबई गए। लेकिन मुंबई जाइएगा तो आपको गर्मी का एहसास ही नहीं होगा, सालों भर आप ठंडा का एहसास नहीं होगा, सालों भर ठंड नहीं लगेगी मुंबई में। ठीक, तो समुद्र से निकटता भी एक। पवन की दिशा, अब आप सोचिए गर्मी के दिनों में, या मान लीजिए अभी के समय में ही एक ठंडी हवा इधर से चल के आई, इधर गई। कई बार ऐसा आपको फील हुआ होगा, शीतलहरी जिसको बोलते हैं। या गर्मी के समय में गर्मी लग रहा था, लेकिन एक गर्म हवा आ रही है, तो उससे तापमान क्या हो गया? और ज़्यादा बढ़ गया, और ज़्यादा गर्मी का एहसास होने लगा।
तो उससे भी परिवर्तन हो जाता है। वन आपको बताया ही, जिस क्षेत्र में वन ज़्यादा होते हैं वहाँ का टेम्परेचर भी थोड़ा बैलेंस होता है, जलवायु भी थोड़ी ठीक होती है, बारिश भी होता रहता है। इसके बाद महासागरीय जलधाराएं, समुद्र के तटीय क्षेत्रों में कहीं पे गर्म जलधारा बहती है और कहीं पे ठंडी जलधारा बहती है। जहाँ पे ठंडी जलधारा बहती है देखिएगा उसके आसपास बारिश नहीं होती है, तो वहाँ का क्लाइमेट डिफरेंट मिलेगा। जहाँ पे गर्म जलधारा बहती है वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। क्यों? गर्म जलधारा इवापोरेट हो जाती है, गर्मी है, तापमान है, तो इवापोरेशन होगा, वाष्पीकरण होगा, बारिश होगी। इसीलिए देखिए हमारा जो राजस्थान का इलाका है वो समुद्र से नज़दीक है यहाँ की तुलना में, लेकिन यहाँ की तुलना में बारिश बहुत कम होती है वहाँ। क्यों? क्योंकि भारत के अरबियन सी के उच्च हिस्से से जो जलधारा बहती है वो ठंडी जलधारा है, तो उसके कारण इवापोरेशन ही नहीं हो पाता, इसलिए वो मरुस्थलीय क्षेत्र में बदल गया। इसलिए पूरी पृथ्वी पे जहाँ कहीं भी आप किसी भी कॉन्टिनेंट में चले जाइए, किसी भी कॉन्टिनेंट में, और 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होगा, और पश्चिमी भाग में, कॉन्टिनेंट का पश्चिमी भाग, किसी भी कॉन्टिनेंट का, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, आप यूरोप चले जाइए, आप अफ्रीका चले जाइए, आप नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, आप एशिया चले जाइए, कहीं पे भी जो किसी भी कॉन्टिनेंट का 10 से 30 डिग्री के बीच का पश्चिमी भाग जो है, यहाँ पे ठंडी जलधारा का प्रवाह होता है। और इस ठंडी जलधारा के प्रवाह के कारण वहाँ पे इवापोरेशन नहीं होता, बारिश नहीं हो पाती प्रॉपर, इसीलिए ये हर जगह पे ये क्षेत्र मरुस्थलीय मिलेगा। ये भी जलवायु प्रदेश पढ़िएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? ये कॉमन बात है। आप वो ग्लोब उठा लीजिएगा, वो तो पॉलिटिकल है, आप फिजिकल वाला उठाइएगा, आपको हर जगह मिल जाएगा। एटलस है ना आपके पास, अब आप लोग सब लोग एटलस लेके आइएगा ताकि रिलेट कराते जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात। इसके बाद देखिए जहाँ पे बारिश हो जाती है और जहाँ बारिश नहीं होती है, गर्मी के दिनों में जैसे ही बारिश हो जाती है आपको रिलैक्सेशन लगता है ना, मौसम एकदम बड़ा सुहावना हो गया, राइट? तो बारिश से भी प्रभाव पड़ता है। माउंटेन से देखिए, हिमालय पर्वत नहीं होता तो भारत की जलवायु बिल्कुल डिफरेंट होती। क्यों? क्योंकि चाइना और साइबेरिया की तरफ से आ रही ठंडी हवाएं हमारे देश में घुस जाती, तो उधर से आने वाली ठंडी हवाओं को एक तो आने नहीं देता, तो हम ठंड के प्रभाव से बच जाते हैं। दूसरा, यहाँ से जो मानसूनी हवाएं जो अपने साथ आर्द्रता लेके जाती हैं वो हिमालय से टकरा के वापस आ जाती हैं, तो उससे बारिश भी ठीक ठाक हो जाती है। अगर नहीं होता तो वो उधर चला जाता, चीन की तरफ चला जाता, बारिश कराते हुए चीन की तरफ निकल जाता, तो बारिश का भी पैटर्न डिफरेंट होता। और हमारे यहाँ का तापमान का भी पैटर्न क्या हो जाता? डिफरेंट हो जाता। तो माउंटेन भी रोल प्ले करता है। और सॉइल, किसी क्षेत्र में मृदा अगर ज़्यादा उर्वर पाई जाएगी तो वहाँ पे मृदा के अधिक होने के कारण क्या होगा, माने उर्वर होने के कारण क्या होगा, वनस्पति का विकास होगा। दूसरा, मृदा का टेक्सचर कुछ ऐसा होता है, अलग अलग टाइप की मृदा होती है। किसी मृदा में इन्फिल्ट्रेशन प्रोसेस ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। जिस मृदा में पानी का इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा, अंडरग्राउंड वाटर ज़्यादा होगा, वनस्पति का विकास ज़्यादा होगा, तो इनडायरेक्टली वो भी क्या करेगा, वहाँ की जलवायु को प्रभावित करेगा। क्लियर हो गया? लेकिन इन सारे में अगर जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक देखें तो कौन सा मिलेगा? तापमान मिलेगा। तो टेम्परेचर इज द मोस्ट अफेक्टिंग फैक्टर फॉर क्लाइमेट। क्लियर? तो हमको तापमान के बारे में आगे पढ़ना है, और तापमान में बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो अभी शुरू करेंगे या अगली क्लास में? हाँ, देखिए 28 तारीख से पेपर भी। अच्छा, ये जो लोग मेंस नहीं लिख रहे हैं वो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, चुपचाप क्लास करेंगे। मेंस वाले बताइए, आप लोग का क्लास है? अच्छा, चलिए तब ठीक है, तो फिर आज छुट्टी दे देते हैं। खुश हो जाइए आप लोग।